हेलो एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट नीति। मैं हूं आपका दोस्त पाल एंड अगेन वेलकम टू वन मोर एसएससी सेशन हमारा। तो आज हम करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का तीसरा थर्ड मॉड्यूल। विल डू द थर्ड मॉड्यूल ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट टू मॉड्यूल्स हमने कवर कर लिए थे अपने पिछली वीडियो में, आप जाके वो देख सकते हैं। वी हैव कवर्ड द फर्स्ट टू। तो हम नेशनलिज्म इन इंडिया थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि इसमें काफी डिटेल गिवन है। ठीक है, तो आपको ये सारी डिटेल जाननी में जरूरी है क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स में अब जैसे कि काफी अच्छे से डिटेल टेस्ट होती है, काफी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी डिटेल्स भी। ठीक है, तो आपको आज मैं समझाऊंगा सारी। ये थर्ड मॉड्यूल ही हम करेंगे आज सिर्फ, तो ये सारा आपको समझाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। आज नेशनलिज्म इंडिया वीडियो का पार्ट टू मॉड्यूल हम करेंगे थर्ड। ठीक है, तो थर्ड मॉड्यूल क्या है हमारा? हेडिंग टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसे मैंने आपको बता दिया था, सेकंड मॉड्यूल या फिर 19 यहाँ पे क्या है मेनली 1922 में आपका, ठीक है, वो एंड हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हो गया था। ठीक है, वो एंड होने के बाद अब कई ऐसी सिचुएशंस बनी, जो क्या ऐसी सिचुएशंस बनी जिससे सिविल डिसोबीडियंस की तरफ हम गए। क्या था सिविल डिसोबीडियंस? किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या वेज ऑफ प्रोटेस्ट थे उनके, क्या कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको, गांधी जी का क्या सोचना था, ये सब कुछ इस मॉड्यूल में कवर होगा। ठीक है, तो ये थर्ड मॉड्यूल में। तो शुरू करते हैं फिर थर्ड मॉड्यूल के साथ। तो पहले ये देखिए, आपके लिए स्पेशल फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया। स्पेशल फ्लो चार्ट ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में से ही गिवन है। अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके थोड़ी डिटेल्स गिवन है, वहां पे आप जा सकते हैं एंड यू कैन ऑर्डर दीज। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई? देखो, विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने फेलियर डिस्कस किया था लास्ट के सेशन में कि फेलियर क्या क्या थे। ठीक है, फेलियर क्या क्या थे नॉन कोऑपरेशन के। उसके कारण गांधी जी ने ये विड्रॉ कर ली थी मूवमेंट ड्यू टू वायलेंस। अब आप मेरे को कमेंट में ये बताएं कि कौन सा इंसिडेंट था, कौन सी विलेज थी। ठीक है, कमेंट करिए, पॉज करिए वीडियो, कमेंट करिए। ठीक है, तो वो कमेंट करके मेरे को बताए कि कौन से इंसिडेंट के कारण गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ कर ली थी। ठीक है, उसके बाद कि अब हम इंसिडेंट्स की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट दैट कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो क्या हुआ कि देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। व्हाट इज स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी is nothing but a sort of political party only, I would say. It was political party formed within Congress. There were some leaders like uh, like C.R. Das, important one, and Motilal Nehru. तो इनको ना दे हैड टू कंटेस्ट इलेक्शंस, क्योंकि बॉयकॉट हो रखा था इलेक्शंस का। बट दे थॉट कि अगर हम इलेक्शन की प्रोसेस के अंदर से जाएंगे तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली जो ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश कर रखी थी ऑलरेडी इंडिया में थ्रू एक्ट। एक आपको एक्ट बहुत जरूरी याद करना है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। ठीक है, इसके थ्रू ही प्रोविंशियल इलेक्शन, जो कि प्रोविंसेस सॉर्ट ऑफ स्टेट्स जो वहां की बनी हुई थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, वहां पे इलेक्शन जो हुए थे इस एक्ट के अंडर। ठीक है, 1919 भी एंड आफ्टर दैट 1935 भी आया, वो अभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, तो 1919 के अंडर आपने मतलब कि कॉन्टेस्ट करने थे इलेक्शन। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, दीज टू फॉर्म्ड स्वराज पार्टी, और जो भी इनके फॉलोअर्स थे दे स्टार्टेड फॉलोइंग देम एंड स्टार्टेड कंटेस्टिंग इलेक्शन। क्योंकि इनको लगा कि अगर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जो उनके लॉज है जो ब्रिटिश पास करना चाह रही है उसको अपोज करेंगे, एक बड़े मतलब कि उस पे स्टेज पे अपोज होगा, तो इससे कारण हिंड्रेंसेस पैदा हो सकती है कि इन द वर्किंग ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, एक तरह से ये भी ठीक थे। साथ में अब हमारे पास एक और अगली जो हमारे पास हुई, दैट वाज इकोनॉमिक डिप्रेशन। अगेन वही इकोनॉमिक डिप्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन जब जब आता है रेवोल्यूशन भी होता है। तो वो आपने नॉन कॉपरेशन में देखा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी
वर्ल्ड वॉर वन के कारण तब आया था नॉन कॉपरेशन में। अब वैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया था 1920s 30s के अराउंड। वहां पे अब क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स के जो प्राइस थे वो गए, नीचे गए। ठीक है, टर्मोइल हुआ कंट्री साइड में, बहुत ज्यादा टर्मोइल हुआ। टैक्सेस वो मांग रहे थे बट ब्रिटिशर्स वर डिमांडिंग टैक्सेस अगेन। बट अब फार्मर्स के पास भी पैसा नहीं है तो वो टैक्सेस कहाँ से दे। तो क्या है ना, बहुत ज्यादा टर्मोइल था और इकोनॉमिक इम्पैक्ट इम्प्लीकेशंस वैसे ही हमेशा ही बुरी ही होती है, जैसे आपको पता ही है। अब अगली चीज आई साइमन कमीशन। इसके बारे में हम डिटेल्ड चर्चा भी करेंगे। ठीक है, सिंपल एक मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस की स्टार्टिंग में ये साइमन कमीशन का भी। जैसे वो नॉन कॉपरेशन में खिलाफत मूवमेंट थी, वही रोल साइमन कमीशन ने, जैसे रॉलेट एक्ट आया तो वो आग में घी डालने वाला काम ये साइमन कमीशन ने किया था। ठीक है, वॉइसरॉय का एक ऑफर भी आया था इंडिया के लिए, डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस भी मैं आपके साथ चर्चा करेंगे अगली, ये सॉर्ट ऑफ टाइमलाइन मैंने बनाई है ठीक है, फॉर एग्जांपल ये याद करने के लिए इजी रहती है ऐसी टाइमलाइंस। ठीक है, ये टाइमलाइंस है कि आपको सिविल डिसोबीडियंस कैसी हुई, क्या क्या थी उस मॉड्यूल में, है क्या गई, ये सॉर्ट ऑफ समरी है मॉड्यूल की। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड हुई थी, डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज भी आई उसके बाद में, फुल इंडिपेंडेंस। इसके बारे में हम पूरे बात करेंगे, कैसे लेके आए, कौन लेके आए, कांग्रेस लेके आए, नेहरू लेके आए, कौन कौन लेके आए, सब कुछ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। अब आ गया जी हमारे पास साइमन कमीशन। आग में घी डालने वाला काम साइमन कमीशन ने किया था। देखो अब एक तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर गए, इकोनॉमिक डिप्रेशन था ही, आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, स्वराज पार्टी भी फॉर्म हो चुकी थी और ऊपर से नॉन कॉपरेशन भी कॉल ऑफ हुआ था क्योंकि इतना वायलेंस हो रहा था, तो कुछ तो था ना। इसलिए ये सब इम्पैक्ट, क्योंकि काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, इस इम्पैक्ट को झेलने के लिए एक साइड कमीशन बनाएगी ब्रिटिशर्स, मतलब कि to assess the impacts and why these all turmoil happened, there was a commission named Simon Commission by the Britishers. They were sent तो द टोरी गवर्नमेंट, टोरी यानी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम उस टाइम पे, मतलब कि वो जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे, उनका नाम टोरी था। टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constituted a statutory commission under Sir John Simon. Important. Statutory commission under Sir John Simon. आपको ये नहीं पता होना चाहिए statutory, इतना कोई नहीं डिटेल में जा रहा, बट आपको ये समझना चाहिए it was a simple commission under set up under the leadership of Sir John साइमन। नाम याद करना जरूरी है, साइमन, क्योंकि उससे कमीशन का नाम है साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन के अंडर ये कमीशन थी। सेटअप इन रिस्पांस टू द नेशनलिस्टिक मूवमेंट, नेशनलिस्ट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी उसके रिस्पांस में ये सेटअप किया गया था ये कमीशन। ठीक है, द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहे हैं इंडिया में, वहां का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो अप्लाई, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैंने आपको बताया, और भी उन्होंने कई एक्ट्स किए थे, और कैसे लीगल फंक्शन वहां पे चल रहा है, क्या पीस है कि नहीं है, क्या डिमांड्स है, उसको सब कुछ असेस करने के लिए, लुक इनटू करने के लिए यहाँ से ब्रिटिश से साइमन कमीशन भेजी एंड दे हैड टू सजेस्ट सम चेंजेस दैट दे कुड डू, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड डू। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं था, ये ठीक था, पर प्रॉब्लम एक थी, ये डिड नॉट हैव एनी सिंगल इंडियन। इंडिया में आप कोई भी कमीशन भेज रहे हो, वहां का आपको लोकल पर्सन तो चाहिए ना, आपको एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था, नॉट इवन सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। तो वहां की सिचुएशन कैसे कैसे वो पता लगा सकते थे, लेकिन इंडिया की सिचुएशन हमको ज्यादा पता होगी दैन द ब्रिटिशर्स, कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हमारी डिमांड्स है, कैसे हम उसको कर सकते हैं रिजॉल्व। लोकल पीपल को हमेशा ज्यादा आइडिया होता है, तो बट नहीं, ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने सारे ब्रिटिश मेंबर भेज दिए। इस पे ही हुआ मेजर प्रोटेस्ट, साइमन कमीशन जैसे ही इंडिया आई पहुंची 1928 में। डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 1928 में आपको ये एमसीक्यू फॉर्म में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकता है कि ऐसे अरेंज करो, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, साइमन कमीशन कब आई, और ऐसे ऐसे सॉल्ट मार्क्स वगैरह आपको थोड़ा क्रोनोलॉजिकल में शफल करके दिया जा सकता है, उसको आपको फिर करना पड़ेगा, एमसीक्यू फॉर्म में 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ी इंपॉर्टेंस है डेट। तो इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। सुना ही होगा आपने ये स्लोगन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, लाजपत राय ने भी प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, उन्होंने कई इंजरीज भी थी उनके और तरफ जब डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। ठीक है, उनको इंजरीज हुई थी काफी, उनको वायलेंट तरीके से रिप्रेस किया गया था बाय द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश आर्मी, एनीथिंग यू से।
एंड ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी प्रोटेस्ट किया, लाल लाजपत राय जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, ठीक है। फिर ये देखते हुए, ये सारा टर्मोइल देखते हुए वॉइसरॉय वहां के थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन वहां पे मतलब कि उस टाइम के वाइसरॉय थे, इंडिया के वाइसरॉय थे, ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय थे। अनाउंस दैट इन अक्टूबर 1929 में अनाउंस किया कि हम डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं इंडिया को, डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस होता है, डोमिनियन स्टेटस एज इन कि प्राइम मिनिस्टर आपका रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपकी रहेगी, ठीक है। जो पार्लियामेंट में लोग बैठ रहे हैं वो आपके रहेंगे, बट आपको सारी पावर दी जाएगी पानी की, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी आप कर सकते हो जनरेट, पानी और कई चीजें, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को करना हैंडल आपकी है। बट जो मेजर सब्जेक्ट्स है जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशन, दूसरी कंट्री के साथ हमारा क्या रिलेशन है, वो सारा रखा जाएगा ब्रिटिश के हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में वो रहेगा, क्राउन के हाथ में जैसे रहेगा, वो जो क्राउन है वहाँ का, ब्रिटेन ब्रिटिश क्राउन, उसके हाथ में रहेगा। आपके हाथ में फॉरेन बाउंड्रीज, कोई वॉर होगी तो ब्रिटिश की तरफ से आप लड़ोगे, ना कि इंडिया का आप लड़ोगे। पर तो ये थी डोमिनियन स्टेटस, मतलब कि आधी पजद्दी कुछ, आधी ही पार्टीशन, हाफ पार्टीशन, हाफ पार्टीशन नहीं सॉरी, हाफ इंडिपेंडेंस मैं कहूँगा, हाफ इंडिपेंडेंस दी जाती, सेमी इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाती। और इसमें इंडिया का एक अनस्पेसिफाइड फ्यूचर दिख रहा था, क्लियर अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। इसलिए उन्होंने किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी किया है, टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का सोचा, बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट तो वैसे बॉयकॉट ही कर दी थी बाय द कांग्रेस, कांग्रेस वहां पे नहीं गई थी, तो उन्होंने बॉयकॉट कर दी थी। और वैसे भी कांग्रेस लीडर्स हाफ इंडिपेंडेंस पे नहीं थे, दे वांटेड फुल इंडिपेंडेंस। इसलिए हमारे पास आया पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है। काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे 2 मार्कर्स का, व्हाट वाज पूर्ण स्वराज रेवोल्यूशन, हु पास्ड इट, या फिर व्हाई वाज इट पास्ड। तो व्हाई का तो रीजन ये था, व्हाई अगर आ गया ना आपके पास, व्हाई वाज पूर्ण स्वराज पास, तो ये रीजन है आपके पास, ये पूरा व्हाई, ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा पॉइंट आप लिख के आ सकते हैं। एग्जाम में एज इट इज ही लिखने हैं आपको, ठीक है। जो पॉइंट्स है एग्जाम पर्पस से है, ये उठाए वहीं से एनसीईआरटी से ही है। और अगर आप एनसीईआरटी की लाइट वैसे लिखते हो तो काफी हेल्पफुल भी रहता है एग्जाम में। तो अब पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन था क्या? तो इन दिसंबर 1929, अक्टूबर में देखो, अक्टूबर में उन्होंने दिया कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो। दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट, किसकी प्रेसिडेंसी के अंदर? जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंदर, लाहौर कांग्रेस सेशन में, लाहौर कांग्रेस सेशन, यहाँ पे सेशन आ गया, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस कोई नहीं थी, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस ने फॉर्मुलाइज किया डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज क्या था? फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, मतलब कि ऐसे नहीं कि आप डोमिनियन स्टेटस जैसे कि हाफ अपनी पावर अपने हाथ में, मेजर पावर आप अपने हाथ में रखो, हमको थोड़ी थोड़ी पावर दे दो, ये नहीं चले। फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इसलिए 26 जनवरी, ठीक है, याद आ रहा है कुछ, व्हाट इज ऑन 26 जनवरी, है ना, रिपब्लिक डे, ठीक है। इसलिए हम मनाया भी जाता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day when people would take to pledge to struggle for the complete independence. Independence Day मनाना हमने Independence Day से पहले ही शुरू कर दिया था, कि एक सॉर्ट ऑफ मास मूवमेंट की तरह पीपल को इन्वॉल्व किया जाए, लोगों को इन्वॉल्व किया जाए इसमें, ताकि वो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर पाए। बट ये जो सेलिब्रेशंस थे, बहुत लिटिल अटेंशन, वेरी लिटिल अटेंशन फ्रॉम द पीपल। सो महात्मा गांधी had to find a way to relate this abstract idea, abstract मतलब कि वो आइडिया जो भी पूरा नहीं हुआ, वो आइडिया ऑफ फ्रीडम टू कंक्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ इज रियली इंपॉर्टेंट है। एवरीडे लाइफ ऐसे कोई चीज जो आपकी हर दिन आपको यूज करनी है और आपसे उससे कनेक्ट होते हो, और आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के उसके ऊपर कुछ अधिकार सा है, ठीक है। तो उन्होंने लिखा एक लेटर वाइसरॉय इरविन को, ठीक है। उन्होंने गांधी जी ने लिखा लेटर टू वाइसरॉय इरविन। कब लिखा? 31 जनवरी 1930 याद करने की जरूरत, 31 जनवरी नहीं आपको याद करने की जरूरत, 1930, ठीक है। 1930 में उन्होंने लिखा एक लेटर। महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स, इंपॉर्टेंट 11 डिमांड्स थी जी इसमें, 11 डिमांड्स, 11 डिमांड्स एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी डिमांड्स? तो 11 डिमांड्स।
Some of these were of general interest, normal interest people. Others were specific demands of different classes from जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे या फिर पेजेंट्स की कुछ डिमांड थी, लोअर द टैक्सेस, कुछ ऐसे ऐसे डिमांड, 11 डिमांड उन्होंने ड्राफ्ट करके दी थी फॉर मतलब कि वो आप हमें दे दो लेटर में टू वाइसरॉय इरविन. ठीक है. आइडिया वाज टू मेक डिमांड्स वाइड रेंजिंग कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट की भी कवर कर लो, सारी डिमांड्स ऑल ओवर द कंट्री आप कवर कर लो. मोस्ट ऑफ देम कर भी ली थी गांधी जी ने. ठीक है. एंड ऑल these classes within India could identify with them and everyone could be brought and together in यूनाइटेड कैंपेन में लाने की कोशिश में इन्होंने ये डिमांड्स 11 डिमांड स्पेसिफाई की. ठीक है. फिर द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल डिमांड्स वाज टू अबॉलिश, सबसे ज्यादा डिमांड की गई थी अबॉलिश सॉल्ट टैक्स. अबॉलिश सॉल्ट टैक्स, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. ठीक है. सॉल्ट एसेंशियल आइटम थी. सॉरी. तो आपको रोज यूज करनी थी वो, तो मतलब कि सॉल्ट टैक्स लगा हुआ था. एंड इट शोज द मोस्ट ऑप्रेसिव फेज ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर्स की इस पे मोनोपोली थी सॉल्ट पे. कोई भी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते सॉल्ट. उस टाइम पे क्या होता था, लोग ना घर पे ही सॉल्ट प्रोड्यूस कर लेते थे. जो सी शोर्स पे रह रहे थे, पानी लेके ओशन का, सी का, आप घर पे ही बॉईल करके वो सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे थे. बट इन्होंने मोनोपोली यानी सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही अधिकार है, इस पे हक है, मतलब कि उस पे ही राइट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर सकती है सॉल्ट, और कोई नहीं कर सकता. ऐसा ये सॉल्ट लॉ या सॉल्ट टैक्स लगाया गया था. और वैसे भी सॉल्ट हर सबने ही कंज्यूम करना है, ऐसे तो है नहीं कि कोई कंज्यूम ना करे. सबने खाना तो खाना ही है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो. ठीक है. तो सबको सॉल्ट कंज्यूम करना था, इसलिए ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यही दिस लेड टू सॉल्ट मार्च. सॉल्ट इज द मोस्ट पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन. सारे सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को यूनाइट कर सकता है एक सॉल्ट. बहुत अच्छा सा ये इनके हाथ में एक मुद्दा लगा. डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड. डिमांड्स फुलफिल की नहीं उन्होंने. इन्होंने वैसे गांधी जी ने इस लेटर में एक अल्टीमेटम भी दिया था कि इस डेट तक अगर आपने मतलब डिमांड्स नहीं पूरी की तो विल लॉन्च अ वाइड ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, जो उन्होंने लॉन्च की भी. 12th March 1930, Mahatma Gandhi started his famous Salt March along with 78 volunteers from his ashram in Sabarmati. साबरमती से शुरू की. ठीक है. 6th April को they reached Dandi, manufacturing salt by boiling sea water. ठीक है. इन्होंने ये किया. ठीक है. सी वाटर को बॉयल करते हुए इन्होंने ये सॉल्ट मार्च किया. ये था जी सॉल्ट मार्च का. गांधी जी ने 11, ये एक सब टॉपिक है आपकी बुक में, गांधी जी का लेटर एंड सॉल्ट मार्च. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे यूनाइट होता है सिविल डिसोबीडियंस के साथ ही. अब वेज ऑफ प्रोटेस्ट, अब इन्होंने लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. यहाँ पे हो गया जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग. इससे ही इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर दिया. अब वेज ऑफ प्रोटेस्ट क्या हुआ, इसमें डिफरेंट चीज एक ये थी. पहला वे ऑफ प्रोटेस्ट में आपको बताऊं तो पीपल वर टोल्ड टू ब्रेक लॉस. ठीक है. वो लॉ ब्रेक करना है. नॉन कोऑपरेशन में अगर कोऑपरेट नहीं कर रहे थे आपको इस बार तो लॉ तोड़ ही देना है. कोऑपरेट नहीं, चुप नहीं रहना. आपको लॉ तोड़ देना. ठीक है. सबने एक तो पहले वो सॉल्ट लॉ, thousands of them boycotted and salt law वगैरह, मतलब कि ये लॉज के अंडर ही आ गया, ब्रेक ऑफ लॉज इन्होंने कर दिया. पेजेंट्स ने अब क्या किया, peasants refused to give taxes, refused taxes, refused to give taxes. गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिलेंगे. वैसे एक लॉ ब्रेक हो गया. ठीक है. टैक्स लॉ. ठीक है. वहां से ब्रेक हो गया. ऊपर से साथ साथ सॉल्ट लॉ तो ब्रेक किया, साथ में ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट अगेन. ये पहले भी हो चुका है नॉन कॉपरेशन के दौरान. ठीक
है, ये ब्रिटिश गुड्स कर लिया हमने बॉयकॉटेड, ब्रिटिश गुड्स वर बॉयकॉटेड। फोर्थ पॉइंट, क्लोजिंग ऑफ इट। अब वेज ऑफ प्रोटेस्ट हो गए हमारे, ठीक है, ये क्या था उन्होंने प्रोटेस्ट में, लॉज ब्रेक करने की बात थी, जो मर्जी कर लो, लिकर शॉप्स भी पिकेट हुई थी, काफी चीजें हुई थी, वो भी आप आगे जाके डिस्कस करेंगे, कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैसे कर रहा था, क्या उनकी डिमांड थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे लीडर्स उठा लिए इन द सेंस जेल में डाल दिए, सारे लीडर्स जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, दे वर पुट इनटू जेल, जेल में डाल दिए, ठीक है। वायलेंट क्लैशेस हुई, क्लैशेस तो होनी थी, प्रोटेस्टर्स आ रहे थे, क्लैशेस, जैसे ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट और बॉनफायर्स अगेन वो लग रही थी, सारी चीजें हो रही थी, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स को फिर बॉयकॉट कर दिया था, अगेन वही सिविल डिसोबीडियंस, मतलब बिल्कुल ही आपने डिसोबे कर देना है सब कुछ, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। अब साथ में आया जी गांधी इरविन पैक्ट एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी इरविन पैक्ट, इसमें क्या था, अब जैसे ही मूवमेंट वायलेंट होनी शुरू होगी, मूवमेंट वायलेंट होगी, साथ में प्रॉब्लम भी एक आ गई, कांग्रेस के सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए, तो कोई नो देयर वाज नो वन टू लीड द मूवमेंट, ठीक है। जब सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए तो आपके पास कोई लीडरशिप नहीं है, तो मॉब इधर उधर भाग रहा है, जिससे वायलेंट हो रहे थे प्रोटेस्ट, जो गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे, लेकिन नॉन कोऑपरेशन भी इसी कारण 1922 में हम गांधी जी ने की थी कॉल ऑफ, कि वो वायलेंट हो रही थी, एक इंसिडेंट है ये वाला, वो आपने कमेंट में मेरे को बताना है, ठीक है, वो इंसिडेंट के कारण फिर वायलेंट हो रही थी, कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट हो गए थे। अब सामने आया गांधी इरविन पैक्ट, वाइसरॉय इरविन ने इनको बोला कि यू कम, लेट्स हैव अ पैक्ट, लेट्स हैव अ डील। तो इस डील में क्या था, गांधी इरविन पैक्ट में इन्होंने कॉल ऑफ कर दी मूवमेंट, साथ में इन्होंने मांगा था कि ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी जो प्रोटेस्ट वगैरह में जैसे कांग्रेस के लीडर्स थे, उनको लीव, यू हैव टू लीव देम, ठीक है, उसको छोड़ दो, आप रिलीज कर दो, रिलीज इज द राइट वर्ड। जो कांग्रेस के लीडर्स थे या जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको आप मतलब कि छोड़ दीजिए, आप वो आपको छोड़ना था। साथ में गांधी जी अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये क्या थी, जो पहले कांग्रेस ने बॉयकॉट की थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सेकंड थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये सिंपली थी कि जब आप उनके साथ डील कैसे करोगे, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, बट नेगोशिएशंस हुई इसमें, इट वाज फेल्ड, काफी नेगोशिएशंस हुई थी इसमें कि काफी तरफ से बोला गया, बट नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं माना, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस या गांधी जी की डिमांड मानने को तैयार थी, ना हाँ गांधी जी और कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिमांड मानने को तैयार थे, तो इट वाज फेल्ड, कोई कंसेंसस नहीं बन पाया, ठीक है, नो कंसेंसस वाज मेड, जिससे ये फेल रही, कुछ रिजल्ट नहीं, नथिंग केम आउट ऑफ दिस, बट इन्होंने फिर भी रिक्वेस्ट की थी तो फिर जाना तो पड़ना ही था, ठीक है, ये हो गया। अब इंडिया में इस टाइम पे क्या हो रहा था, ये तो लंदन में चल रही थी कॉन्फ्रेंस, बैक इन इंडिया एक नया ऑपरेशन का फेस ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया, कांग्रेस वाज बैंड, कांग्रेस इस टाइम पे कर दी गई थी बैंड, कांग्रेस बैन, लीडर जो छोड़े थे वो फिर से उठा लिए, अरेस्ट कर लिए, ऐसे ही है, ब्रिटिशर्स ऑलवेज यूज्ड टू बैकस्टैब द इंडियंस, तो उन्होंने फिर से उठा लिए। साथ में एक और इंसिडेंट हुआ पेशावर में, अंडर द लीडर, इंपॉर्टेंट है ये, पेशावर में अंडर द लीडरशिप ऑफ गफर खान, ही वाज ardent follower of गांधी जी, ठीक है, गफर खान ही वाज पार्ट ऑफ कांग्रेस, ardent follower ऑफ गांधी जी, तो वहां पे उनको अरेस्ट कर दिया, उनको अरेस्ट कर लिया,
जैसे मैंने बताया लीडर्स अरेस्ट कर लिए थे कांग्रेस वगैरह के, तो उनको अरेस्ट कर लिया। वहां पे इतनी भीड़ जमा होगी, इतने एग्री प्रोटेस्ट हुए वहां पे कि मतलब कि वो पेशावर में वहां पे कई कार्स, मिलिट्री कार्स वगैरह खड़ी थी, तो लोग उसके ऊपर चढ़ गए एंड पुलिस ने फायरिंग कर ली। फिर फायरिंग होगी मॉब के ऊपर, एंग्री मॉब के ऊपर, जिसके कारण कई डेथ्स हुई। और ओवरऑल जैसे कई पीसफुल मतलब कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी फायरिंग कर दिया, जिसके कारण नो अराउंड 1 लाख पीपल डाइड। दे डाइड मतलब अरेस्ट भी कर लिए थे, डाइड तो नहीं कहूंगा, मतलब कि दे वर अरेस्टेड आल्सो, बीटन अप, देन सम पीपल डाइड। मतलब कि बहुत ज्यादा बुरा हाल था, जिसके कारण सिविल डिसोबीडियंस कॉल ऑफ कर दी गई थी। अगेन वायलेंस एक रीजन बन रहा था हमेशा ही, इन सब के कारण सिविल डिसोबीडियंस फिर कॉल ऑफ कर दी गई थी। कॉल ऑफ तो पहले वैसे हो गई थी, ये भी एक रीजन था, वैसे एक लीडर्स अरेस्टेड पहले भी कर दिए थे, ठीक है। फिर इन्होंने थोड़ा सा दोबारा इमर्ज करना शुरू किया, कॉल ऑफ एक बार होगी, ठीक है, फिर इन्होंने रीस्टार्ट भी की थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से, क्योंकि क्योंकि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, ये राउंड टेबल के पीछे पीछे हो रहा था ये सारी चीजें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं सक्सेसफुल रही, फिर से कांग्रेस ने लॉन्च कर दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपनी। अब रीजंस लीडिंग टू, ठीक है, गूगल स्लाइड आ गई थी आपके पास, ठीक है। तो अब प्रोग्रेस इन कंट्री साइड, कंट्री साइड में हमारा क्या प्रोग्रेस, तो कंट्री साइड यानी विलेजेस, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस की बात की जा रही है, ठीक है। अब पिछली बार तो लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार वो वगैरह थे, ये वगैरह के अगेंस्ट था इन नॉन कॉपरेशन, ठीक है। अब कंट्री साइड में कुछ रिच पेजेंट कम्युनिटीज थी, अब रिच पेजेंट पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जो पिछली बार पुअर प्रेजेंट कर रहे थे, इस बार रिच प्रेजेंट कर रहे, पाटीदार्स ऑफ गुजरात इंपॉर्टेंट वन, एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये एग्जांपल्स हैं। ये ना केस स्टडी में डायरेक्टली ऐसे पूछ लेते हैं, मेरे पास मेरे प्री बोर्ड में आया था ऐसे कि हाउ डिड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पाटीदार्स ऑफ गुजरात पास पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस, बंदा वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, वहीं पे हैंग हो जाता है। हैंग होने की जरूरत नहीं, बस सीधा आपको कंट्री साइड के प्रोग्रेस बताने हैं। मेरे को 5 मार्कर्स में आ गया था क्वेश्चन। तो ऐसे प्री बोर्ड्स में काफी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताऊं, जैसे जैसे गफर खान के बारे में, पेशावर, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गफर खान। तो सीधा ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क में ही आता है वैसे तो, या केस स्टडी में से आपको पैराग्राफ दे दिया, उसके नीचे आपको 2 क्वेश्चन दे दिया ऐसे, तो आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन मूवमेंट, सफर किया इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्योंकि कंट्री साइड पे तो वैसे ही हिट हुआ था, एग्रीकल्चर प्राइस गिर गए थे, डिमांडेड इन रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू डू सो। ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों मानेगी। दिस लेड टू वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट, मतलब कि दुख हो गया, डिसअपॉइंटमेंट थी, थोड़ा गुस्से में थे वो लोग। रिच लैंडलॉर्ड्स थे, पार्टिसिपेटेड इन बॉयकॉट प्रोग्राम एंड रिफ्यूज टू पे रेवेन्यूज देने बंद कर दिए, टैक्सेस देने बंद कर दिए, एंड बॉयकॉट प्रोग्राम्स में और पार्टिसिपेट कर लिया। और ये भी थे रिच, जहां से काफी उनके ब्रिटिशर्स का टैक्सेस इकट्ठा होता था। और दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 में, जब वो राउंड टेबल होने से पहले गांधी अर्बन पैक्ट हुआ 1931 में हुआ था, तो वहां पे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था। बहुत डिसअपॉइंट हुए थे कि रेवेन्यू रेट्स कुछ फिक्स नहीं हुए, कोई रिवाइज नहीं हुए, रिड्यूस नहीं हुए, कट नहीं हुए, बट स्टिल आपने कॉल ऑफ कर दिया। मूवमेंट बहुत था, बट व्हेन दोबारा से स्टार्ट की थी आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, छोड़ दिया। और पुअर पेजेंट्री ने पार्टिसिपेट किया ऑन अ लार्ज स्केल की, इनका अनपेड रेंट, जो लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार्स, ठीक है, उनको रिमिट किया जाएगा, बट ये जो थे, ये सारे यही थे लैंडलॉर्ड्स एक्चुअली, तो जो ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट इनकी फिर बात सुनी नहीं गई। बहुत लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन था, बट इनकी बात कोई किसी ने सुनी नहीं। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ बिजनेसमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑफ बिजनेसमैन, क्योंकि देखो वुमेन का तो हमने देखा ही, बट बिजनेसमैन मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े बड़े,
वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट। कैसे कर रहे थे? देखो, पहला पॉइंट, पॉइंटर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, वर्ल्ड वॉर वन, इन पर क्या इम्पैक्ट हुआ था? इनको इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं आया था, इन्होंने प्रॉफिट्स कमाए थे वहां से, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, स्टील वगैरह मैन्युफैक्चर करना, नई टेक्नोलॉजीज आई और भी कई चीजें एक्सपोर्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया, प्रॉफिट्स आए, बहुत प्रॉफिट्स गेन किए इन्होंने, बिजनेसमैन ने, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, अब वो कह रहे थे इनको एक्सपैंड करना है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इनका अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, बट रिस्ट्रिक्शंस थी, स्पेशली ऑन इंडियन बिजनेसेस, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन जो बोलते हैं, ब्रिटिशर्स ने लगा रखे थे, टैक्सेस इतने इकट्ठे करने पड़ रहे थे, लेकिन इनको टैक्सेस इतने देने पड़ते थे, एक्सपोर्ट करने बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी इनको, तो उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स थी। अब सेकंड, प्रोटेक्शन इनको चाहिए थी कि फॉरेन गुड्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन गुड्स, अगेंस्ट फॉरेन गुड्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन गुड्स, यानी कि जो आप रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जा रहे हो, वहां पे आप मशीन से बना हुआ आ रहा था, तो उनके प्राइजेस कम थे, यहाँ पे इनको वो कंपटीशन दे रहे थे, जिस कारण इनका बिजनेस ऑलरेडी फिर डाउन लॉस में जा रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वन में तो वहां पे प्रोडक्शन हो नहीं रही थी, वहां पे वॉर लड़ी जा रही थी, यहाँ से प्रोडक्शन होकर जा रही थी, बट जैसी थिंग्स नॉर्मलाइज हुए, वहां पे इतनी अच्छी प्रोडक्शन होने लगी, मशीन्स आ गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वैसे ही था इंग्लैंड में, तो वैसे ही यहाँ पे वहां के प्राइसेस कम थे, यहाँ पे मार्केट में आते थे, प्राइसेस इतने कम थे, लोग वही खरीदेंगे चीज जिसके प्राइस कम होंगे, तो वो हो गया, ठीक है। और ऊपर से इनको दे वांटेड रुपी रुपी टू पाउंड की रेशियो फेवरेबल हो, मतलब कि जितने एक रुपए में कितने पाउंड या एक पाउंड में कितने रुपए आते हैं वो फेवरेबल हो दोनों के लिए, फॉर द ब्रिटिशर्स ऑल्सो, फॉर द बिजनेसमैन ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है। बट स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रिटिशर्स को, उन्होंने इनकी बात सुनी नहीं, इनकी डिमांड्स थी, इनकी प्रॉब्लम्स थी एक्चुअली। तीसरी, अब थोड़ा सा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और पाउंड नहीं, आप पाउंड है ना, तो अब थोड़ा प्रोटेस्ट करना बनता है, इन्होंने फिर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की, ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप की, कई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे FICCI 1927 में सेटअप हुई थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये एस्टैब्लिश हुई थी, और साथ में और भी कई ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे काफी और थी, बट आपको यही इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, FICCI, चैम्बर्स ऑफ इंडियन कॉमर्स भी थी ऐसी एक, तो ऐसे ऐसे थी, साथ में यहाँ पे इनके लीडर्स, देवर टू प्रोमिनेंट लीडर्स, वैसे मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जीडी बिरला, ठीक है, जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये दो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइजेशन में किया, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, इसको हेड किया, ये ऑर्गेनाइजेशंस आज तक चलती आ रही हैं वैसे मैं बताऊं तो, ठीक है। तो ये ऐसे थी, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सारे बिजनेसमैन को इकट्ठा किया, और मतलब कि किया कि क्या आपकी डिमांड्स है, क्या चीज चाहिए, इनको ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे अपने प्रोटेस्ट को रखा। तो इन्होंने प्रोटेस्ट कैसे किया? इनका वेज ऑफ प्रोटेस्ट सिंपल नहीं था, इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टू फंड, पैसे थे इनके पास, टू फंड द प्रोटेस्ट, फंड कांग्रेस and other parties also, some supported Muslim League, but हाँ mostly funds कांग्रेस को ही जा रहे थे, some supported Muslim League, और भी कई पार्टीज थी उस टाइम पे, ठीक है, most of them supported कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पे इनके मूवमेंट्स को किया गया, ठीक है, बट अब कांग्रेस के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, उनको पैसे चाहिए थे वैसे भी, साथ में कोई इम्पोर्टेंट गुड्स जो थे, इन्होंने फिफ्थ पॉइंट ही बनाते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड गुड्स
जो इसके बारे में डिमांड भी कर रहे थे, वो इन्होंने बाय करना ही छोड़ दिया. दे नीदर बॉट इट नॉर दे सोल्ड इट. बाय और बाय, नीदर बॉट इट नॉर नीदर सोल्ड इट. तो इन्होंने करना बंद कर दिया. ये बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन गुड्स इन्होंने बंद कर दिया. और साथ में अब ये तो इनका सपोर्ट बिजनेसमैन का तो इंडस्ट्रियलिस्ट का तो आ गया, बट वर्कर्स का क्या हुआ? वर्कर्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस मूवमेंट में. मूवमेंट ने में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? क्योंकि बिजनेसमैन ऑलरेडी कर रहे थे. वर्कर्स तो हमेशा अगेंस्ट ही रहेंगे ना बिजनेसमैन के, जो इन जिनके काम कर रहे हैं अंडर में, क्योंकि उनको चाहिए थी रेज, आपकी सैलरी चाहिए, वेजेस चाहिए, वो बट कांग्रेस दिला नहीं सकती थी. इसलिए वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया. एक्सेप्ट वर्कर्स ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था नागपुर वाले एरिया, एक छोटे से एरिया में ही, नागपुर वाले एरिया में ही पार्टिसिपेट हुआ था वर्कर्स का. उसके अलावा वर्कर्स ने कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया. कहीं भी नहीं, इवन कहीं भी नहीं पार्टिसिपेट किया. ठीक है, ये हो गया रोल ऑफ बिजनेसमैन. अब आते हैं रोल ऑफ वेमेन पे. वेमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं, बट हाँ, बट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इन्होंने लार्ज स्केल पे वुमेन बाहर आई थी. पार्टिसिपेशन इनकी लार्ज स्केल पे हुई थी वुमेन की. ठीक है, साथ में गांधी जी से इंस्पायर्ड थी वुमेन. गांधी जी की बने इनके, इनको मतलब एस्पिरेशंस उन्होंने दिखाई थी काफी. तो गांधी जी से इंस्पायर्ड थी ये वुमेन. साथ में रिच पेजेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वहां पे भी वुमेन आ रही थी बाहर. और वैसे दे सॉ द सर्विस ऑफ नेशन, सॉ सर्विस ऑफ नेशन, ऑफ नेशन सेक्रेड. सेक्रेड यानी कि सॉर्ट ऑफ धार्मिक काम. सेक्रेड धार्मिक काम ही वो समझ रहे थे इसको. और बहुत ही अच्छी चीज थी. साथ में कोई चेंज नहीं आया पोजीशन, सोशल हायरार्की उनकी चेंज नहीं हुई, उनकी अपलिफ्टमेंट नहीं हुई थी इस टाइम पे. बट हाँ, फिर भी आपको काफी लार्ज स्केल वुमेन का पार्टिसिपेशन दिखता है. उन्होंने लिकर शॉप्स वगैरह उनको पिकेट कर लिया, बॉयकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स इन देयर हाउस होल्ड. साथ में वैसे कांग्रेस वाज रिलक्टेंट कि उनको प्रोवाइड नहीं करनी थी पोजीशन इतनी ऑर्गेनाइजेशंस में अपने वुमेन को स्पेशली. तो इसलिए था थोड़ा सा, और रिलक्टेंटली, बट स्टिल वुमेन ने इसमें लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन की. ये आपको याद करना जरूरी है. ठीक है, अब अगले आते हैं लिमिटेशंस. लिमिटेशंस काफी सारी थी एक्चुअली. लिमिटेशंस इसमें है जी 6 पॉइंट लिमिटेशन है. 6 लिमिटेशन बहुत, मतलब कि वाइड रेंजेस ऑफ लिमिटेशन थी. क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने जितना नॉन कॉपरेशन में इंक्लूड किया गया था, उतना ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने कई लोगों को एक्सक्लूड कर दिया था बिल्कुल, जिससे डिक्लाइन हुए मूवमेंट. ठीक है, तो पहला आ गया था प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेस्ड क्लास. डिप्रेस्ड क्लास कौन सी? यानी आपकी स्केड्यूल कास्ट. ठीक है, एससीज, एसटीज, जो दलित्स, जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ऑर्गेनाइज दलित्स, इनकी प्रॉब्लम को नहीं समझा. तो जो फॉर लॉन्ग कांग्रेस इग्नोर किया उन्होंने दलित्स को. डिप्रेस्ड क्लास भी बोलते थे. फॉर द फेयर ऑफ ऑफेंडिंग द कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव यानी जो हाई क्लास ब्राह्मण्स थे, या फिर और भी कई लोग थे, मतलब कि जो हाई क्लास इनको सपोर्ट करते थे कास्ट में. ठीक है, ठीक है, उनके सपोर्ट के लिए इन्होंने कभी, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रही थी वहां उस क्लास में से, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वहां से भी मिल रही थी, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रही थी, वर्कर्स को वो जवाब नहीं दे रहे थे कुछ. हाई क्लास से इनको यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस में थोड़ी ज्यादा सपोर्ट मिली देन द पुअर. तो वैसे भी वो कंजर्वेटिव के डर से, हिंदूज के डर से वो नहीं कर रहे थे. बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया दलित्स को इनटू, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन. डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके हेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे. ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन क्लैश्ड विद गांधी इन, गांधी के साथ इनका क्लैश हो गया. वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो मैंने आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बताई, वहां पे इन दोनों का क्लैश हो गया. बिकॉज दे वर डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी सेपरेट सीट्स
फॉर दलित्स इन प्रोविंशियल इलेक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट से आए थे, उसमें सेपरेट सीट्स यानी ऐसी सीट जहाँ पे दलित ही वहाँ पे मतलब कि खड़े होंगे, कंटेस्ट करेंगे वहाँ पे इलेक्शन, और दलित्स ही वोट करेंगे, वही कास्ट के लोग, सेम कास्ट के वोट वहाँ पे वोट करेंगे, ठीक है। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड कर रहे थे, बट गांधी जी ने कहा कि नहीं, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दी तो इट विल बी हार्मफुल फॉर यूनिटी। काफी क्लैशेस चली इसमें, गांधी जी ने धरना भी दे दिया, फास्ट ऑन टू डेथ। फास्ट ऑन टू डेथ यानी मतलब कि जो भूख हड़ताल होती है, ठीक है, उन्होंने ये शुरू कर दी इस सिचुएशन पे, गांधी जी ने। तो अब ये रिजॉल्व कैसे हुई? ये रिजॉल्व हुई जी फ्रॉम एक किया गया था पैक्ट, मैं बताऊं, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किया गया था बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ये हुआ था इनके बीच में पूना पैक्ट, जिससे सेपरेट इलेक्टोरेट्स ग्रांट हो गए थे, गांधी जी भी डिमांड को मान गए थे। तो ये पूना पैक्ट एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि पूना पैक्ट ये एक ही सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट है बिटवीन टू लीडर्स, तो वैसे ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। साथ में ये पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। इम्पोर्टेंट डेट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एक क्रोनोलॉजिकल एरिया में मतलब कि ऐसे आपको करने के लिए, सॉर्ट ऑफ करने के लिए, आपको अरेंज करने के लिए दे सकते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेस्ड क्लास हो गया, हमने समझ ली। अब हिंदू और मुस्लिम जो चीज नॉन कॉपरेशन में यूनाइट कर रही थी, यूनिफाइंग बन रही थी, खलीफत मूवमेंट, खलीफत, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, और यहाँ पे रॉलेट एक्ट एक यूनाइट सा कर रहा था, उसको यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने जैसा कुछ चीज ही नहीं थी। वेज था, एक डिस्टर्बेंसेस थी हिंदू मुस्लिम के बीच में, और ऊपर से कांग्रेस कांग्रेस वाज सपोर्टिंग हिंदूज मोर, हिंदूज को मोर मोर सपोर्ट मिल रही थी फ्रॉम कांग्रेस, क्योंकि हिंदू महासभा एंड और जो भी नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप, उनको सपोर्ट मिल रही थी फ्रॉम कांग्रेस। तो मुस्लिम्स वैसे ही दे फेल्ट वेरी गैप, मतलब कम्युनिकेशन गैप हो गया कांग्रेस और मुस्लिम्स के बीच में, जिसके कारण कम्युनल क्लैशेस भी हुए उस टाइम पे। साथ में मुस्लिम लीग भी उस टाइम पे राइज कर रही थी, ठीक है, उनको अलग सॉर्ट ऑफ स्टेट या कंट्री, जो टू नेशन थ्योरी, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, वो भी इमर्ज हो रही थी इस टाइम पे। तो ये एक सॉर्ट ऑफ मतलब कि एक वेज सा बन गया बीच में, दोनों हिंदू और मुस्लिम के दुश्मनी टाइप सी होगी, ठीक है, उसके कारण सारी यूनिटी टूट गई, जिसके कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी आधी से, मतलब कि मुस्लिम्स आल्सो वाज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो अगर वो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन आपकी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, तो पॉसिबल नहीं ना एक मूवमेंट को चलाना, जिसके कारण ये एक लिमिटेशन थी सिविल डिसोबीडियंस की। साथ में मोहम्मद अली जिन्ना वाज डिमांडिंग, लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, जैसे मैंने आपको बताया, मुस्लिम लीग में भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जैसे मैंने आपको दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बताया, यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए भी यहाँ पे ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे वही सेम, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज है वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी। हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, तो वहां पे आइडेंटिटी जो मुस्लिम्स की है वो दब जाएगी, हिंदू मेजोरिटी को दबा देगी, ऐसा उनका सोचना था। तो मुस्लिम लीडर्स भी थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना था, मोहम्मद इकबाल थे, सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, सपोर्ट किया ही उन्होंने। एंड साथ में टू नेशन थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है, कि बहुत कम्युनिटीज एक नेशन में नहीं रह सकती, दो अलग अलग नेशन रहेगी, इंडिया एंड पाकिस्तान, सॉर्ट ऑफ ऐसे। ये टू नेशन थ्योरी वहां से ही इमर्ज होना शुरू हो गई थी आफ्टर द सिविल, ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मैं कहूंगा आफ्टर नहीं, ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जैसे मैंने आपको बताया, 1920 में हो गई थी, तो उसके कारण भी यूनाइटेड स्ट्रगल तो हो नहीं रहा था, वाइटल ब्लो था एक, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना भी पहले कांग्रेस के ही पार्ट थे, उन्होंने अलग होकर मुस्लिम लीग बनाई ताकि मुस्लिम्स के राइट को और सुना जाए।
अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर पेजेंट्स की तरह था, काम कर रहा था, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तरह काम कर रहा था। पुअर पेजेंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो मूवमेंट वैसे ही उड़ गई। और साथ में वैसे भी कांग्रेस वाज रिलक्टेंट, क्योंकि दे वर सपोर्टेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियल सपोर्ट कर रहे थे, तो वैसे ही कांग्रेस थोड़ी रिलक्टेंट थी कि वर्कर्स की डिमांड को इंक्लूड किया जाए ना किया जाए। सिर्फ नागपुर में वो आपको रीजन में आपको दिखा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा मॉड्यूल। हमने आज काफी सीखा अबाउट नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आप बता देना, अगर कोई आपको डाउट्स हो कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इस चैप्टर में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि काफी हेल्पफुल ये सेशन है रहा होगा। मैं लाइक कर दीजिए आप। ठीक है, तो हम फोर्थ मॉड्यूल इसका करेंगे। मैं आपको बताऊं, अब इसका फोर्थ मॉड्यूल एक ही क्वेश्चन में 5 से 6 पॉइंटर्स में आपको ये पूरा मैं आपको समझा दूंगा, बट हम करेंगे इसको अगली वीडियो में। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करें बिना मत जाना चैनल के, क्योंकि ऐसी वन शॉट वीडियोस हर चैप्टर की एसएसटी के लिए हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।